नमस्कार दोस्तों। रीट एवं शिक्षक ग्रेड सेकंड एग्जाम के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमारी रहेगी ये क्लास नंबर 24, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार टॉपिक, सीखने के प्रतिफल। दोस्तों, सीखने के प्रतिफल का होता क्या है, इसका अर्थ क्या है मित्रों, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या विशेषताएं, कितने प्रकार का होता है और क्या सामग्री इसके अंतर्गत चाहिए। दोस्तों, ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, तो आप सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो साथी रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर, ई नोट्स, उसके साथ ही टेस्ट एंड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो यहां पे नीचे आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसको ये ऐप प्ले स्टोर और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी हुई है, वहां से जाकर डाउनलोड करें और ऐप के अंदर स्टोर में जाइए। स्टोर के अंदर आपको ये सभी के सभी है जो शिक्षा मनोविज्ञान का कोर्स है वो मिल जाएगा। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। आज हम देखने वाले हैं क्लास नंबर 24 के अंदर सीखने के प्रतिफल। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह सीखने का प्रतिफल है क्या चीज, इसका अर्थ क्या होता है, इसका हमारे जीवन में या हमारे बालक है उनके उद्देश्य क्या रहेगा, बालकों के क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी कितने प्रकार का होता है और क्या सामग्री, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर क्या सामग्री सीखने के प्रतिफल के अंदर हमें चाहिए, ये सभी आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में देखिए, सीखने के प्रतिफल का तात्पर्य बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अगर बालक का जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर हम जांच कर सकते हैं, उसका मापदंड ले सकते हैं, तो उसी को कहेंगे सीखने का प्रतिफल। क्या फल मिला, सीखने के बाद फल, यानी कि सीखने का फल। दोस्तों, प्रत्येक बालक अलग अलग तरीके से सीखता है, यह आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और आपके साथ जो देख रहा है उसको भी पता है कि प्रत्येक बालक अलग अलग तरीके से सीखता है। अगर आप एक रूम में रहकर तैयारी कर रहे हैं और 4 है आप, तो 4 में से आप देखिए चारों के पढ़ने का, सीखने का अलग अलग तरीका होगा। दोस्तों, तथा सीखने के बाद वह किस नतीजों या परिणाम पर पहुंचता है, इसको जांचने के लिए जो मापदंड कक्षावार या विषयवार तय किए जाते हैं, उसकी प्राप्ति को ही अधिगम या सीखने के प्रतिफल कहा जाता है। आपने अलग अलग तरीके से सीखा, सीखने के बाद जिस परिणाम पर आप पहुंचे, उस परिणाम को जांचने के लिए जो मापदंड है, अब यह मापदंड विषयवार भी हो सकता है, कक्षावार भी हो सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भर्तियों के अनुसार भी हो सकता है मित्रों। तो तय किए जाते हैं मापदंड उसको जांचने के लिए। अब जो मापदंड के बाद जो जांच की, उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ, उसी को कहते हैं सीखने का प्रतिफल। दोस्तों, दूसरे शब्दों में देखिए, बालक जो भी सीखता है उसकी जांच करने के मापदंड को सीखने का प्रतिफल या अधिगम प्रतिफल कहा जाता है। बालक जो कुछ सीखता है उसी को कहेंगे हम क्या, सीखने का प्रतिफल। इसके लिए शिक्षकों को कुछ मानदंड उपलब्ध कराए जाते हैं जिनकी सहायता से शिक्षक सीखने के स्तर का आकलन करता है। अब बालक क्या सीखा, कितना सीखा, ये कौन, शिक्षक। कुछ मापदंड होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, उन मापदंडों के द्वारा शिक्षक पता करेंगे कि बालक ने कितने स्तर तक का ज्ञान सीखा है। दोस्तों, आगे चलिए मित्रों, नोट्स बनाते जाइए और जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं वो ऐप से जो है कोर्स के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए, वुडवर्थ, सीखना विकास की प्रक्रिया। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम 1900 में आउटकम यानी प्रतिफल, प्रतिफल इंग्लिश में आउटकम कहते हैं, बेस्ट शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी अफ्रीका से हुई। क्वेश्चन बन सकता है, जो सीखने के प्रतिफल से संबंधित जो शिक्षा प्रणाली है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी अफ्रीका से। 1994 में अमेरिका ने भी इसको क्या कर लिया, अपना लिया। इसके अंतर्गत
वाशिंगटन अकॉर्ड एक प्रमाणिक दस्तावेज है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो वाशिंगटन अकॉर्ड एक क्या है? प्रमाणित दस्तावेज है। अब देखते हैं भारत की। भारत में अधिगम प्रतिपल यानी सीखने के प्रतिपल आधारित शिक्षा नीति 1986 के बाद प्रारंभ हुई। 1986 के अंदर भारत में क्या आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके अंदर सीखने के प्रतिपल पर कि उस नीति के अंदर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। मतलब सीखने के प्रतिपल आधारित जो शिक्षा प्रणाली है भारत में कब आई है? 1986 के बाद दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में यह भली भांति स्पष्ट किया गया है कि बालकों के समग्र विकास हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा अति आवश्यक है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा बालक को दी जाएगी तो वो बालक क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो सीखेगा मित्रों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। छात्रों में गुणवत्ता स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी ने नई दिल्ली द्वारा भारतीय शिक्षा में अधिगम प्रतिपल का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। आगे देखिए, सीखने का प्रतिपल शिक्षण के दौरान बच्चे ने क्या सीखा है, उनकी जांच, मानदंडों के अनुरूप क्या परिणाम प्राप्त किया है, इसकी जानकारी शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारियों व अभिभावकों को जानना आवश्यक है। मित्रों, बालक है, स्कूल जाता है, वहां पर शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन यह पढ़ाना नहीं होता है। पता यह करना रहता है कि बालक ने सीखा कितना है। उसको जांचने के लिए भारत के अंदर 1986 बाद में 1992 के अंदर सीखने के प्रतिपल को क्या है? अपनाया गया दोस्तों। अब बालक ने सीख के उसको जांचना चाहिए कि कितना परिणाम बालक ने प्राप्त किया है, और जो परिणाम प्राप्त किया वो चाहे शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे स्कूल के बड़े अधिकारी हो, सबको उसके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक होती है दोस्तों। यह है सीखने के प्रतिपल का उद्देश्य। आगे हम देखेंगे, अभी हमने देखा सीखने के प्रतिपल का अर्थ, तात्पर्य मित्रों। आगे हम देखेंगे सीखने के प्रतिपल के उद्देश्य दोस्तों। क्या क्या उद्देश्य है इसके? पहला देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना। सीखने के प्रतिपल का पहला उद्देश्य है आरटीई 2009 के अनुसार क्या है? कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक है उनको दी जाए गुणवत्ता युक्त शिक्षा दोस्तों। दूसरा उद्देश्य देखिए, शिक्षा शास्त्र, विषय की प्रकृति, विशेषताएं, शिक्षण विधि एवं सीखने के प्रतिपल को समन्वित रूप में समझना। एक बालक को जो शिक्षा शास्त्र है, जो विषय है, जो विषय की विशेषताएं हैं, जो शिक्षण विधि शिक्षक यूज कर रहा है, और क्या है सीखने के प्रतिपल, ये सभी समन्वित रूप से समझाना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थी की उपलब्धि को अभिभावकों को साझा कर अभिभावकों को सजग व जागरूक बनाना। सीखने के प्रतिपल से हमें यह पता चलता है कि बालक ने कितना सीखा है, यह हम जांचते हैं इससे। तो जांच हमने कर ली कि बालक ने इतना सीखा है, कम सीखा है, अधिक सीखा है या मध्य स्तर पर सीखा है, तो यह जानकारी बालक के अभिभावकों को भी होनी चाहिए दोस्तों, जिससे अभिभावक सजग रहे, जागरूक रहे दोस्तों। चौथा उद्देश्य देखिए, सीखने की निरंतरता एवं सीखने के प्रतिपल अर्थात प्रगति के स्तर के लिए मापन हेतु कुछ मापदंड तय करना। बालक के सीखने की गति है वो निरंतर है या एक दिन सीख लिया दूसरे दिन कुछ नहीं सीखा है, इस प्रकार की है। सीखने का प्रतिपल मतलब लगातार उसको सीखना चाहिए, गति रेगुलर रहनी चाहिए, समझे। इस प्रगति के स्तर हेतु मापन हेतु कुछ मापदंड है वो भी तय करने चाहिए। आगे देखिए, पांचवा उद्देश्य देखिए मित्रों, शिक्षण की प्रक्रिया में क्या करना? सुधार करना। सीखने के प्रतिपल से हम जो शिक्षण प्रक्रिया इसमें क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं दोस्तों। विषय वस्तु को बाह्य वातावरण से जोड़ना। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं, अगर इसको मैं आपको बाह्य वातावरण
यानी आपका जो वातावरण है, आप जो चीज देखते हैं उस वातावरण के साथ जोड़कर पढ़ाऊंगा तो आप आसानी से उसको समझ पाओगे। मतलब जो विषय वस्तु है, जो विषय है, उसको बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना दोस्तों। शिक्षण को विषय तक सीमित न रखकर बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल विकसित करने वाला बनाना। जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, जो हम शिक्षण करा रहे हैं, उसको यह नहीं है कि एक विषय तक ही सीमित रखें। अब शिक्षा मनोविज्ञान आप है जो ओनली फॉर ये सोचो कि रीट और सेकंड ग्रेड में नंबर लेकर आना, उतनी पढ़नी है, उतनी मत पढ़ो। अपने जीवन में आगे क्या काम आएगी शिक्षा मनोविज्ञान, वो उद्देश्य लेकर अगर आप पढ़ो तो ही आपका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा दोस्तों। और यही छोटे बालकों के ऊपर क्या करना है, लागू करना है दोस्तों। यह है सीखने के प्रतिपल के उद्देश्य। आगे देखते हैं सीखने के प्रतिपल की विशेषताएं दोस्तों। पहली विशेषता देखिए, प्रत्येक विषय प्रवेश में विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है, जिन्हें विद्यार्थियों को एक समय अंतराल में अर्जित करना है। यह क्या है, एक दीर्घकालीन लक्ष्य। जब भी आप कोई भी विषय उसका प्रवेश यानी शुरू करते हैं तो आपको एक टिप्पणी मिलती है, संक्षिप्त टिप्पणी, जिसके अंदर आपको संपूर्ण विषय की जानकारी दी होती है। मतलब उसका मतलब है कि आपको इतने समय के अंदर इतना है वो क्या करना है, तैयार करना है, अर्जित करना है, ग्रहण करना है मित्रों। यह क्या होता है, सीखने के प्रतिपल की बात करें या एक विद्यार्थी का क्या होता है, दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। कक्षावार सीखने के प्रतिपल प्रक्रिया आधारित है। यह एक प्रकार से जांच बिंदु है जो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से क्या किए जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं, जो क्या करते हैं, आकलन में मदद करते हैं। कक्षावार सीखने के प्रतिपल प्रक्रिया आधारित है। प्रत्येक कक्षा के अंदर सीखने के प्रतिपल है, इनसे हम कक्षा का पूरा गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से पता कर सकते हैं कि कक्षा के अंदर किस विद्यार्थी ने या पूरी कक्षा ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है दोस्तों। इससे क्या है, पूरी कक्षा का जो आकलन है वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। पाठ्यचर्या अपेक्षा के साथ साथ शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिपलों के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी सुझाई गई है, जो सीखने की क्रिया को क्या करती है, पूर्ण बनाती है मित्रों। अब पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या अपेक्षा के साथ शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिपलों के साथ साथ सीखने सिखाने। अब सीखने के प्रतिपल शिक्षकों के पास है, पाठ्यचर्या शिक्षकों के पास है, इनके साथ एक प्रक्रिया सीखने और सिखाने, खुद सीखें शिक्षक और बच्चों को सिखाएं, यह प्रक्रिया भी इसके अंदर सुझाई गई है, जिससे क्या हो, जो बालक सीखेगा वो क्या सीखेगा, पूर्ण रूप से सीखेगा। आगे चलिए मित्रों, चौथी विशेषता देखिए, संदर्भगत संसाधन यानी बुकलेट, पोस्टर, प्रश्नकोश, लिपलेट और सीखने के उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा शिक्षक कक्षा में बच्चों के अनुरूप सामग्री उपलब्ध करवाता है। एक बालक है जो किस प्रकार सीख रहा है, उसको पोस्टर सामने लगाकर हम सिखाएंगे तो अच्छा सीखेगा या नहीं सीखेगा, यह होता है संदर्भगत संसाधन। अगर हम किसी संसाधन का सहारा ले रहे, और सीखने की उपयुक्त प्रयोग जो प्रक्रिया है, जो शिक्षण विधि है, उसका हम सहारा ले रहे हैं। अगर इन दोनों का अगर हम प्रयोग करके फिर बच्चों को पढ़ाएंगे या सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छी तरह अनुरूप सामग्री उपलब्ध करवाई जाए तो वो अच्छा सीखेंगे दोस्तों। प्रत्येक विषय में परिभाषित सीखने के प्रतिपल विषयों की आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में स्पाइरल रूप से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक विषय में जो परिभाषित सीखने के प्रतिपल है, जो सीखने प्रत्येक विषय के जो सीखने के प्रतिपल है, वो जो विषय की जटिलताएं हैं उनके साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। चाहे जटिलताओं की बात करें, चाहे अवस्थाओं की बात करें, या विशेष सामग्री जो विषय उसकी सामग्री है उसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं दोस्तों। कक्षावार अनुभागों को अलग अलग न देखा जाए। कक्षावार कक्षा के हर कक्षा के अनुसार जो भी भाग है उनको अलग अलग न देखा जाना चाहिए। बच्चे के संपूर्ण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य के सार्थक रहेगा। अगर हम कक्षावार जो सीखने के प्रतिपल है उनको अलग अलग देखेंगे तो मित्रों बच्चे का जो संपूर्ण विकास है वो नहीं हो पाएगा।
हमें बच्चे का संपूर्ण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, उसको लक्ष्य प्राप्ति है, उसको प्राप्त करवाना है, तो अलग अलग न देखकर एक ही सीखने के प्रतिफल के द्वारा उनको पढ़ाना है। और सातवां जो सीखना है वो देखिए, सातवां, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं 1-1% के साथ संयोजित नहीं है। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो 1-1 प्रतिफल के साथ क्या है, संयोजित नहीं है मित्रों। इसका अर्थ यह है कि कोई एक प्रक्रिया सीखने के अनेक प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। एक ही प्रक्रिया से हम अनेक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, समझे मित्रों। वहीं सीखने के एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक प्रक्रिया का भी हमें जो प्रक्रिया है उसका भी प्रयोग करना पड़े। एक प्रक्रिया से अनेक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एक ही प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रक्रियाओं का क्या करना पड़ सकता है, सहारा लेना पड़ सकता है। अतः इन्हें संपूर्णता में देखना चाहिए। शिक्षक संसाधनों की उपलब्धता व स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जिस प्रकार संसाधन उपलब्ध है, स्थानीय संदर्भ है, उसके अनुसार जो प्रक्रियाएं हैं वो शिक्षक है जैसी अपना सकता है या उनमें कुछ परिवर्तन करके भी अपना सकता है, क्योंकि हमें तो प्रतिफल प्राप्त करना है। सीखने में कितना प्रतिफल मिला है वो प्राप्त करना है दोस्तों। आठवीं विशेषता देखिए, आठवीं विशेषता है पाठ्यचर्या विषय वस्तु के सीखने के प्रतिफलों के प्रत्येक खंड में उस विषय से संबंधित कुछ अतिरिक्त विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ध्यान से, पाठ्यचर्या विषय के सीखने के प्रत्येक पल, जो सीखने के प्रतिफल है, इसके प्रत्येक खंड के अंदर आपको विषय से संबंधित कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देश मिलेंगे। अगर जो दिशा निर्देश है उनसे आपको पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा है, पूरा आप नहीं सिखा पा रहे हैं, तो जो अतिरिक्त है वो जो दिशा निर्देश है उनका भी आप सहारा ले सकते हैं, ताकि विभिन्न विशेष योग्यजन श्रेणी बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके। अब मित्रों, आपके क्लास में विकलांग बच्चा है या अंधा बच्चा है, तो उसको कैसे सिखाया जाए, इसके लिए विशिष्ट या अतिरिक्त दिशा निर्देश है। प्रत्येक पाठ्यचर्या क्षेत्र के अंतर्गत पहचाने गए सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की मदद करने के लिए वर्णित कठिनाइयों का हल ढूंढना आवश्यक है। यदि आवश्यकता हो तो सीखने के प्रतिफलों को अत्यधिक संज्ञानात्मक कठिनाई वाले बच्चों हेतु लचीला बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल विधि, साधारण विधि, साधारण शिक्षण विधि के द्वारा सीख पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो क्या होते हैं, कठिनाई वाले होते हैं। कठिनाई वाले होते हैं, उनको सीखने के लिए जो प्रतिफल है इनको लचीला भी बनाना पड़ सकता है, जिसके द्वारा उनको क्या हो, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण वो प्राप्त कर सके। दोस्तों, विषयवार टिप्पणी होनी चाहिए प्रत्येक विषय के अनुसार कि इस विषय में बच्चे का कितना है जो प्राप्त किया है, कितना प्रतिफल उसका आ रहा है, वो विषयवार टिप्पणी हर बच्चे की होनी चाहिए। पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। जो पाठ्यचर्या में कमियां हैं वो प्रतिफलों के साथ क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ये थी सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं। कठिन क्लास है, बहुत कम क्लासें आपको यूट्यूब के जरिए यहां पर उपलब्ध होती है सीखने के प्रतिफल की। एक बार में शायद ही आपको समझ में आए, दूसरी बार आप इसको अटेंड करें, आसानी से समझ सकते हैं। आगे चलिए मित्रों और आगे देखते हैं सीखने या अधिगम प्रतिफल के प्रकार। दोस्तों, 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहला प्रकार देखिए, संज्ञानात्मक रणनीति या कौशल। प्रतिफल का पहला प्रकार देखिए, संज्ञानात्मक रणनीति या कौशल। क्या है ये? जब कोई अधिगम करता नई विषय वस्तु को सीखने के लिए सोचने की प्रक्रिया में परिवर्तन करता है, अधिगम करता है, उसके सामने नई विषय वस्तु आ गई, एक अधिगम करता है जिसके सामने नई विषय वस्तु आ गई है, तो पुरानी सोच से वो नहीं सीखेगा। उसके लिए जो उसकी प्रक्रिया है उसको क्या करेगा, वो परिवर्तन करेगा मित्रों। तथा विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का सहारा लेकर व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक रणनीति या संज्ञानात्मक कौशल। क्या कहने का मतलब है? पहला प्रकार क्या है, संज्ञानात्मक रणनीति। मतलब है
एक बालक है जिसके सामने आप नया विषय लेकर आ रहे हैं तो वो उसको जिस प्रकार पुराने विषय पढ़ रहे थे उस प्रकार नहीं पढ़ पाएगा। उस नए विषय को पढ़ने के लिए वो नई प्रक्रिया लेकर आएगा और नई प्रक्रिया के द्वारा वो बहुत सारी रणनीतियों का सहारा लेगा और सहारा लेकर अपने व्यवहार में सहारा लेगा तो अपने आप व्यवहार में परिवर्तन होगा और उसको क्या करेगा, वो सीखेगा। इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक रणनीति। दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा है बौद्धिक कौशल। कौन सा है? बौद्धिक कौशल। देखिए, विद्यार्थी अवधारणाओं, प्रक्रियाओं तथा नियमों का बोध कर रहा है। विद्यार्थी क्या कर रहा है? अवधारणाओं, प्रक्रियाओं तथा नियमों का बोध कर रहा है या उनका बोध हो चुका है। बौद्धिक कौशल का मतलब यह है कि जो अवधारणाएं, जो प्रक्रियाएं या क्रियाएं या जो नियम है उनका बोध अभी कर रहा है या उसका बोध कंप्लीट हो चुका है, यानी वो सीख चुका है। यही होता है बौद्धिक कौशल। तीसरा प्रकार आता है शाब्दिक प्रतिपल या शाब्दिक कौशल। दोस्तों देखिए, शाब्दिक प्रतिपल क्या कहता है? अधिगमकर्ता को शाब्दिक या मौखिक जानकारियों की प्राप्ति हुई है या नहीं। अधिगमकर्ता है जिसको शाब्दिक प्रतिपल यानी शाब्दिक रूप से जो जानकारियां हैं, वो मौखिक रूप से जो जानकारियां हैं उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं। यही होता है आपका शाब्दिक प्रतिपल। चौथे प्रतिपल के प्रकार की ओर चलते हैं तो यह आता है हमारा शारीरिक कौशल। अधिगमकर्ता शारीरिक रूप से परिलक्षित होता है। कहने का मतलब, कोई भी चीज अगर एक बालक हो या एक अधिगम करता है, वो सीखेगा और सीखने के बाद उसका फल उसको मिलेगा तो वो शारीरिक रूप से क्या होगा, उसमें देखा जाएगा। दोस्तों शरीर में परिवर्तन आपको जरूर उसके मिलेगा। पांचवां प्रकार आता है मनोवर्ती। पांचवां जो सीखने का प्रतिफल है उसका पांचवां प्रकार है मनोवर्ती। एक विद्यार्थी की आंतरिक स्थिति से संबंधित होती है मनोवर्ती, जो उसके व्यवहार से क्या होती है, परिलक्षित। अगर बालक ने कुछ सीखा, उसके प्रतिपल में कुछ परिवर्तन हुआ तो बालक की आंतरिक स्थिति है, उसके आंतरिक स्थिति मतलब उसका व्यवहार, उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यही है क्या, मनोवर्ती। दोस्तों तो ये थे जो सीखने के प्रतिपल है उसके 5 प्रकार। अब देखते हैं सीखने के प्रतिपल में सामग्री वितरण। दोस्तों प्राथमिक स्तर है या फिर हम बात करें उच्च प्राथमिक स्तर है, वहां पर किस प्रकार। तो प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिपल आधारित पुस्तिका, प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिपल आधारित पुस्तिका है, उसके बारे में सामग्री वितरण देखिए। इन पुस्तकों में गतिविधियों व क्रियाओं को दर्शाया गया, यानी प्राथमिक स्तर की जो पुस्तिका है सीखने के प्रतिपल की, उसमें क्या मिलेगा आपको, गतिविधियां और क्रियाएं मिलेगी। प्राथमिक विषय के प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय की प्रकृति, पाठ्यचर्या का विवरण, विशेषताओं को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिपल आधारित पुस्तिका की, तो कक्षा 6 से 8 की पुस्तिका में बालकों के स्तर, बौद्धिक व संज्ञानात्मक क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। प्राथमिक स्तर की जो पुस्तकें हैं वो प्राथमिक स्तर के बच्चे के जो विकास हो रहा है, खेलने उसको अधिक चाहिए, उसको जो गतिविधियां अधिक करनी चाहिए, उस आधार पर होती है। लेकिन उच्च प्राथमिक आधार की है तो 6 से 8 तक का जो क्लास का बालक होता है उसका बौद्धिक स्तर कितना है, उसका संज्ञानात्मक क्षमता कितनी है, उसी के आधार पर किताबें तैयार या पुस्तकें तैयार की जाती है। तीसरा देखिए मित्रों, विद्यालय परिसर को प्रदर्शित करने हेतु सीखने के प्रतिपल आधारित कक्षावार पोस्टर। विद्यालय परिसर के अंदर पोस्टर लगाए जाते हैं कक्षावार, वो होते हैं सीखने के प्रतिपल पर आधारित। देखिए प्रत्यक्ष देखा हुआ ज्ञान स्थायी व रोचक ही होता है। अगर आपने पोस्टर के अंदर कुछ ऐसा लिखा है या चित्र के द्वारा समझाया है जो उस कक्षा के लेवल या उस कक्षा के विषय में है, तो अगर बालक उसको देखेगा तो वो क्या होगा, स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। इसी के मद्देनजर विषय आधारित पोस्टर सामग्री भी विद्यालय हेतु उपलब्ध करवाई जाती है, यानी कि पोस्टर सामग्री जिससे क्लास में वो पोस्टर लगाए जाए जिससे बच्चे उनको देखें। तो आपको पता, देखा हुआ हमेशा स्थायी ज्ञान होता है। अगर आपने कोई देख लिया है तो वो आपके लिए क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। यह थी पाठ्य सामग्री।
अब देखते हैं सीखने के प्रतिफल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। पहला देखिए, सीखने के प्रतिफल का कोई पृथक दस्तावेज नहीं है। यह नहीं है कि इसका कोई पृथक दस्तावेज होगा जिससे आप सीख सकते हैं। इसका कोई पृथक दस्तावेज आपको नहीं मिलेगा मित्रों। यह स्पाइरल रूप प्रक्रिया अर्थात अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन तक पहुंचा जाए। जो बालक अधिगम कर रहा है, वो जो सीख रहा है, जो कक्षा चल रही है, उसी के साथ सीखने का प्रतिफल एक शिक्षक को करना रहता है। यह नहीं है कि आप अलग से सीखने का प्रतिफल है वो लागू करेंगे, नहीं। ये कक्षा के साथ जो बच्चा सीख रहा है उसी के साथ आपको प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको लिखनी है दोस्तों। तो अधिगम प्रक्रिया में उसका आपको मूल्यांकन कर रहा है कि वो क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है। समझे मित्रों? न्यून अधिगम क्षेत्र का पता लगाकर पुनः शिक्षण करवाया जाए। अगर आप वहां पर मूल्यांकन करते हैं सिखाते समय कि यह बालक कम सीख रहा है या बच्चों को कम सिखाए, एक शिक्षक ये पता कर रहा है, तो अगर कम सीख रहे हैं तो उनको दोबारा शिक्षण करवाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूर्ण सीखने तक जारी रखा जाए जब तक प्रतिफल यानी 100% यानी 95% से अधिक तक आपको प्रतिफल ना मिले, तब तक इस प्रक्रिया को क्या रखना चाहिए, जारी। 3 बार भी दोबारा कक्षा में पढ़ाया जाए या शिक्षण करवाना पड़े तो करवाना चाहिए। 70 पर्यंत जांचे जाने वाले आकलन सीखने के प्रतिफल के आधार के रूप में कार्य करेंगे। अब जैसे 70 कंप्लीट होता है उस समय आप जो क्या करते हैं, आकलन करते हैं, वो भी सीखने के प्रतिफल पर आधारित होना चाहिए कि इस कक्षा में कितने बालकों ने कितना ग्रहण किया है। दोस्तों यह है मूल्यांकन। आगे बात करते हैं कि हमने ये चीज पढ़ी है इतनी, इसकी आवश्यकता है क्या मित्रों? सीखने के प्रतिफल की क्या है आवश्यकता? तो चलिए आवश्यकता मित्रों, पहली देखिए, RTE 2009 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सीखने की प्रतिफल, जो सीखने के प्रतिफल है, इनकी आवश्यकता इसलिए है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सुनिश्चित की जाए। किसके द्वारा? RTE 2009 के अनुसार। आयु अनुसार अपेक्षित स्तर, कौशल विकास, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु एक बालक है, उसकी आयु के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार उसको विकास हो, उसका कौशल विकास हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसको गुणवत्ता युक्त शिक्षा उसकी आयु के अनुसार मिले, उसके लिए भी सीखने के प्रतिफल आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर को शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच करने के प्रयास के क्रम में शैक्षिक उद्देश्यों की, जो शैक्षिक उद्देश्य है हमारे, उनकी पूर्ति के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों की भी तो जांच करनी चाहिए कि कितने शैक्षिक उद्देश्य है वो हमारे कार्य कर रहे हैं, कितने हैं जो हमारे कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी क्या है, सीखने के प्रतिफल आवश्यक है। दोस्तों यह है सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता। अब देख लेते हैं, इतना हमने पढ़ा तो सीखने के प्रतिफल का हमें परिणाम क्या मिला, हम हमारी ही जांच कर लेते हैं मित्रों। देख लिए, पहला, इसके द्वारा शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। क्योंकि आपने कक्षा के अंदर एक शिक्षक है जो पढ़ा रहा है, उसने एक बार वहां पर अधिगम यानी पढ़ाते पढ़ाते अधिगम करवाते करवाते उसने ग्रहण किया कि बच्चों के जो प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत ही कम है। अगर उसने दोबारा कराया, तीसरी बार कराया, तो इससे क्या होगा, शिक्षण अधिगम शिक्षण सीखने में जो लक्ष्य है उसकी क्या होगी, प्राप्ति होगी। यह बालक के समायोजन में सहायक है। इससे बालक क्या होंगे, कक्षा में समायोजित होंगे। बालक के व्यवहार तथा उसके अधिगम के सभी पक्षों जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों में सुधार लाते हैं। कौन? सीखने के प्रतिफल। जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। जिस प्रकार आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप खुद सुबह से शाम तक तैयारी करते हैं, शाम को आप रिवीजन करते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने कितना प्रतिफल यानी प्राप्त आज सीखा है। तो यह क्या है, जिससे एक दिन आपको सफलता मिले, उसी स्तर से आप पढ़ाई करते हैं, मतलब जीवन के लक्ष्य में प्राप्ति होती है। वृद्धि एवं विकास में क्या होते हैं, सीखने के प्रतिफल सहायक है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में व्यक्तित्व जो आपके सीखने के प्रतिफल है यह सहायक है। तो यह टॉपिक थोड़ा अलग था मित्रों, हटकर टॉपिक था। शायद आपको एक क्लास से इतना ही 30 या 35% तक समझ में आया होगा। तो मैंने अभी बताया था
कि जो मैंने बता रहा हूं ये प्रतिपल है कि आपको 30 से 35% समझ में आया होगा, तो आपका मैंने आकलन कर लिया कि आपका सीखने का प्रतिफल कितना मिला आज। लेकिन मित्रों दोबारा इस क्लास को अटेंड करें, एक बार और सुने, 3 बार सुने, अपने आप आपका 90 से 95% तक आकलन चला जाएगा दोस्तों। तो मित्रों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी आज की आपको। ये जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संपूर्ण कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां स्टोर पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।